नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हम लोग आज उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपके प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित जो सीरीज चल रहा है, वीडियो सीरीज, उसका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, हम लोग पहले जितने भी मेल ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पहले डील कर रहे हैं, देन उसके बाद जो भी चीज़ें बचेंगी उसको करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि अगर आप साथ में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। न केवल वहाँ पर साइंस, बाकी आपके जो 40 नंबर के पोर्शन है उसकी भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। साथ में आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो, मात्र 99 रुपये की टेस्ट सीरीज है, उसमें सारी चीज़ दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज आप लोग परचेस कर लो और वो एफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा कीमत है। 100 रुपये आप लोगों के लिए आज की डेट में, आज के बच्चों के लिए आम बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के लिए 100 रुपये बहुत छोटा अमाउंट होगा, किसी के लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो उनको नज़र में रखते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज बोलता हूँ, ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं, तो उनको यहाँ से भी फायदा होगा। और जो पूरी तरीके से फुल लेंथ टाइप का अपना टेस्ट चाहते हैं तो वो परचेज कर देख सकते हो। ठीक है, और कोई स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहा था कि क्या सर नए टेस्ट सीरीज फिर से मिलेंगे, अवेलेबल होंगे? तो नए नहीं होंगे, जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे टेस्ट सीरीज में वो सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है। नए की आवश्यकता तब पड़ती जब सिलेबस में कुछ चेंजेस होगा, ऐसा कुछ बात है नहीं। अगर चेंजेस वाली कुछ बात आती तो हम फिर उसको ऐड करेंगे। ठीक, तो अभी तैयारी करते रहिए, ये मत सोचना कि डेट नहीं आया है तो डेट नहीं आया उससे पहले ही तैयारी किया जाता है। डेट आने पर तैयारी करने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, जब एटलीस्ट 3 महीने आपको मिले, डेट आ गया और 3 महीने मिले तो आप कर पाओगे। डेट आया और 15 दिन, 45 दिन, 20 दिन में आपका एग्जाम होने वाला, तो कैसे करोगे? तो उससे पहले आप तैयारी करते चलो ताकि उस टाइम में आपको बर्डन ना हो। तो साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते चलो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य एवं स्तनधारियों में एक जोड़ा वृक्क के लिए सही कथन है? आप मैमल्स हैं, आप भी क्या स्तनधारी हैं, तो आपके अंदर कितने वृक्क होते हैं? 2 तो होते हैं, एक पेयर में 2 किडनी होती है, इतना तो आपको पता है। अब उससे रिलेटेड बातों को समझना है। पहला बोल रहा है प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। 10 लाख जो बात करते हैं ना हम लोग, 10 लाख, ये 10 लाख हम लोग 8 से 10 लाख जो हम लोग बात करते हैं ना भाई, ये बात करते हैं हम लोग किसके लिए? जो 8 से 10 लाख हम लोग बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं? नेफ्रॉन के लिए बात करते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में रेलवे के द्वारा ये कथन दिया गया था और ये सही लिया गया था। रेलवे के द्वारा ये कथन दिया गया था और आंसर भी सही लिया गया था, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन में लेकर आया हूं कि कल के डेट में अगर व्यापम में ऐसे नंबर दिख जाए तो आपको क्या करना है, तो समझ के चलना। अगर ये नेफ्रॉन के बारे में बोलता, खैर सूक्ष्म नलिका नेफ्रॉन को ही बोला जा रहा होगा उसमें, बट ये आंसर सही लिया गया था। होते हैं 8 से 10 लाख नेफ्रॉन आपके शरीर के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला, प्रत्येक विक्रम में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं। निस्पंदन मतलब फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, बड़ी संख्या में बिल्कुल होते हैं। इसी को तो नेफ्रॉन्स बोलते हैं, इसी को वेगाणु बोलते हैं। सही बात है, ये भी आपके शरीर में पाया जाता है। तीसरा है वृक्क, जो किडनी है, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए रेनिन नामक एंजाइम छोड़ता है। सही है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, रेनिन दूध का पाचन करता है, ब्लड को भी ना सर्कुलेट करने के लिए ये एंजाइम को छोड़ता है। तो यह सही बात था, किसी को नहीं पता होगा तो लिख लेना, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो या ऑनलाइन स्टूडेंट हो। ये वाला अगर नया पॉइंट है तो आप नोट करते चलना। अगला, किडनी भी यूरिया को उत्सर्जन करने का काम करती है। तो किडनी ही तो उत्सर्जन करती है यूरिया का, यूरिया में कन्वर्ट करती है आपकी यकृत, वृक्क बोलता हूँ, लीवर। ठीक है, लेकिन उत्सर्जन आपका किडनी ही करेगा। लास्ट पॉइंट था वृक्क के द्वारा भोजन को पचाने का काम नहीं, ये भोजन पचाने का काम नहीं करता, ये उत्सर्जन का काम करता है। तो आपके 4 पॉइंट सही थे। तो किस ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये 1,30,000 सूक्ष्म नलिका रेलवे के द्वारा सही आंसर लिया गया है। नेफ्रॉन के संदर्भ में पूछे तो 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, डायलाइजर नाम का जो मशीन होता है जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, इसे कृत्रिम क्या कहा जाता है? द मशीन कॉल्ड डायलाइजर विच इज यूज्ड टू क्लीन द पेशेंट ब्लड इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल।
इंटेस्टाइन बोलेंगे, हार्ट बोलेंगे, किडनी बोलेंगे, लंग्स बोलेंगे। तो डायलिसिस किस में होता है भैया? डायलिसिस डायलाइजर के माध्यम से होता है। और डायलिसिस किसका होता है? खून का होता है। और डायलिसिस विधि किसके द्वारा की जाती है? किडनी के द्वारा की जाती है। तो जो बाहरी मशीन ये काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम किडनी बोलेंगे, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल गुर्दा बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर आर्टिफिशियल गुर्दा होगा। ये क्लास 6 का क्वेश्चन है यार, क्लास 6 में ही ये आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न आता है, फॉर्मेशन भले दूसरा हो। कृत्रिम किडनी किसे कहा जाता है? या डायलिसिस जो विधि होता है उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम किडनी बोलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक में आता है क्लास 6 के क्वेश्चंस में। ठीक है, अगला प्रश्न। तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने के साथ साथ ये भी देखना भी है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं, आपसे हायर लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोअर लेवल के क्वेश्चन में जाकर फंसते हो। कारण क्या है कि आप ऊपर की ओर ही चढ़ रहे हो, पिछली चीजों को छोड़ रहे हो। आपके पीएससी के एग्जाम में भी लोअर लेवल से ही क्वेश्चन आते हैं। लोअर लेवल जो आप 6 अप टू 5 टू 10th क्लास तक जो पढ़ते हो ना सोशल साइंस की बुक, वहां से क्वेश्चन आते हैं, वहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, वहां से 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर, 4 और 8 नंबर का होता है, 6 नहीं होता, उसके क्वेश्चन मेंस में बनते हैं। तो आपको अपने जड़ों में जाना है, रूट पे जाना है। तो आपको जो क्वेश्चन टफ लगते हैं टफ नहीं है, बेसिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद अ किडनी मशीन ओवर टाइम, अ प्रोसेस नोन एज हीमोडायलिसिस, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, एक्सर्शन। क्या होता है? तो किडनी खराब होने पर किडनी मशीन से किया जाता है, डायलिसिस कहलाता है। और इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हीमोडायलिसिस बोलते हैं। या तो डायलिसिस बोलेगा, हीमोडायलिसिस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोहन विधि बोला जाता है इसको। ब्लड से यूरिया को छानकर निकालने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, और इसको कृत्रिम से हीमोडायलिसिस बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम? ऑप्शन है आपके संग्रहण नलिका, केशिका गुच्छा, बोमन कैप्सूल्स, श्वसनिका, इंग्लिश में क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलर कैनल, बोमन्स कैप्सूल, या फिर ब्रोनिकल। क्या नहीं होगा इसमें से? उत्सर्जन तंत्र। आपको मैंने रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ाया था, रेस्पिरेशन में आपने श्वसनिका या ब्रोंकियोल होगा, ये ब्रोनिकल नहीं, ब्रोंकियोल पढ़ाया था। तो भैया ब्रोंकियोल तो श्वसन तंत्र का है, रेस्पिरेशन सिस्टम का, तो इसमें तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। बाकी 3 होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट होता है आपके अंदर, ठीक है, जो आपको उत्सर्जन तंत्र, उसमें ग्लोमेरुलस होता है। कहां पर होता है? बोमन्स कैप्सूल के सामने होगा भाग होता है, और बोमन कैप्सूल मैंने बताया, तो ये तो होगा ही। ये सब नेफ्रॉन के अंदर की संरचना होती है। अगला है, मानवों में वृक्क में खाली स्थान द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। इन ह्यूमंस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड एज सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय द ब्लैंक इन द किडनी। माइटोकॉन्ड्रिया, पोषण, नेफ्रॉन, केंद्रिक या केंद्रिका। तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूट्रिशंस होगा, नेफ्रॉन होगा, न्यूक्लियस होगा। नेफ्रॉन, पोषण, न्यूट्रिशंस कहां से हटाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। केंद्रिका न्यूक्लियोलस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस होता है, ये तो हो नहीं सकता। केंद्रिका हर सेल में उपस्थित होता है, तो बोल नहीं सकते। तो स्पेशली इसके लिए जो एक आप या आपके अंदर जो बना हुआ उत्सर्जन तंत्र में, एक्सक्रेटरी सिस्टम में बना हुआ एक पॉइंट होता है, एक ऑर्गन होता है जो स्पेशली इसी काम को करता है, उसका नाम होता है नेफ्रॉन। तो वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों को उत्सर्जी पदार्थों के रूप में हटाया जाता है, लाइक यूरिया। अगला प्रश्न। तो नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8 से 10 लाख नेफ्रॉन एक वृक्क के अंतर्गत पाया जाता है। यह रक्त को छानने का काम करता है। इस विधि को डायलिसिस या अपोहन विधि कहते हैं। कृत्रिम रूप से हीमोडायलिसिस या डायलिसिस ही बोला जाता है। डीजल डायलाइजर का यूज करते हैं हम लोग अलग से, किडनी जब खराब हो जाती है तो उसका यूज करने के लिए, ठीक है, मतलब रक्त को छानने के लिए। तो ध्यान में रखना भैया। निम्नलिखित में से कौन हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी? वृक्क की नस, कोरोनरी धमनी, वृक्क की धमनी, वीना कावा। तो वेना कावा तो भैया पूरे बॉडी का लेकर जाता हार्ट में, तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो केवल हृदय से वृक्क की बात कर रहे हैं, तो बॉडी को लाने का काम कर रहा है, बॉडी से ब्लड को लाने का काम कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता। वृक्क की नस रेनल, वृक्क की धमनी रेनल आर्टरी। तो नस वेन तो क्या करता है? अशुद्ध खून को ले जाता है ना, अशुद्ध खून को वापस हार्ट तक लेकर जाता है, जो वेना कवा में जाकर मिलता है। और जब ये वृक्क की नस की बात करता है ना, तो यहाँ पर फिल्टर वाला खून जाता है आपका, फिल्टर वाला। कौन सा वाला? फिल्टर वाला। मतलब आपके ब्लड आए वृक्क के अंतर्गत, उसमें से आपका यूरिया छन गया, और छनने के बाद जो खून है ना फिल्टर वाला, वो वेन के माध्यम से जाता है।
ना कि आर्टरी। आर्टरी के माध्यम से शुद्ध खून आता है जिसमें O2 रहता है, और O2 के साथ साथ यूरिया भी मिलकर आता है, यूरिया छन जाता है, बाकी चले जाता है। तो वो वाला धमनी कहलाता है आपकी वृक्क की धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? वृक्क की धमनी। ऑप्शन नंबर सी, रीनल आर्टरी कहलाता है। और रीनल ही वो स्थान है जहां पर किडनी में सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया या अमोनिया उपस्थित होता है। पूरे किडनी में पूछेगा कि ऐसा कौन सा वेसल है, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अमोनिया या यूरिया का कंसंट्रेशन रहता है, तो आपका रीनल होता है। रीनल के माध्यम से ही खून किडनी के अंदर जाता है। ये कोरोनरी धमनी आपके हार्ट को ही शुद्ध खून, आपके हार्ट को ही O2 युक्त खून देने के लिए जो धमनी यूज होता है उसको कोरोनरी धमनी कहते हैं। ठीक है, हृदय धमनी भी बोला जाता है, इसको कार्डियक आर्टरी भी बोला जाता है। चलो अगला है, गुर्दे ना केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इसके कार्य को पूरकता प्रदान करते हैं। किडनी आर नॉट ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, देयर फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंटेड बाई। लीवर का, हार्ट का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्किन का। तो ये उत्सर्जी अंग न केवल उत्सर्जी अंग नहीं है, तो ये तो सही बात है। ये केवल आपकी यूरिया को डिस्चार्ज नहीं करते, यूरिन को बाहर नहीं निकालते। इसके अंतर्गत जो बोमन कैप्सूल है ना, उसके अंतर्गत एक लूप हेनले करके सिस्टम पाया जाता है। वो क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस, यहाँ पर बहुत सारा ऐसी धमनियों या नसों की गुच्छी पाई जाती है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, इस आपका जो बोमन कैप्सूल होता है, बोमन कैप्सूल इसके सामने का भाग होता है। ये क्या करता है, ब्लड से ना हर चीजों को निकाल लेगा, हर चीजों को, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें ग्लूकोज, उसमें स्टार्च, उसमें वसा, उसमें प्रोटीन, उसमें मिनरल्स, हर प्रकार की चीजों को ये छान देता है। लेकिन हर प्रकार की चीज खराब है क्या? नहीं, केवल यूरिया खराब है। तो आगे ये बोमन कैप्सूल का एक हेनले लूप होता है, वो काम करता है कि भैया केवल यूरिया बाहर जाए शरीर के, बाकी विटामिन आपके स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बाहर न जाए। तो यहाँ पर काम करता है वो। तो वो क्या करता है, बाकी शुद्ध चीजों को, अच्छी चीजों को फिर से एब्जॉर्प्शन करता है। तो पहले तो एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हुआ था, छोटी आंत के द्वारा। अब किसके द्वारा हुआ, फिर से रीएब्जॉर्प्शन का काम किसने कर दिया, ये। तो केवल उत्सर्जन का काम नहीं कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो छोटी आंत आती तो आप आंसर ले सकते थे, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। लेकिन यहाँ बड़ी आंत है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाहर ही निकालता, पानी का बस उत्सर्जन करता है। स्किन तो काम खुद उत्सर्जन का है, तो कैसे उसकी पूरकता काम कर देगा? नहीं, पूरकता का मतलब होता है कि जो तुम काम कर रहे हो उसका आधा काम मैं भी कर लूं, थोड़ा काम मैं भी कर लूं। तो ये काम करता है, हार्ट का भी नहीं करता। लीवर, हार्ट एक अपने आप में यूनिक चीज है, ये लीवर का काम कर लेता है। कैसे कर लेता है? लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और उसी यूरिया को बाहर करने का कौन काम कर रहा है? किडनी। तो ये इसकी पूरकता का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है उससे एक टाइप से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट दिया, यकृत मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अभी बताया बदलेगा, तो सही है। तो कथन एक गलत है क्या? नहीं, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या बोले, यूरिया का निर्माण वृक्क में होता है, ये गलत है। यकृत में होता है, आपके लीवर में होता है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, यूरिया का निर्माण आर्थिनिन चक्र के द्वारा होता है, तो उसको आर्निथिन चक्र ही बोलते हैं। जब अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है ना कोई भी चीज, तो उसको आर्थिनिन चक्र ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये यकृत के अंतर्गत होता है। अगला है, नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन ही है, यही तो छानता है, यही छानने का काम कर रहा है मुख्यतः आगे चलकर। ठीक है, फिर सिराएं शुद्ध रक्त का वहन करते हैं और धमनी शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों पर पहुंचाती है, नहीं, सॉरी, हाँ सही है। अशुद्ध रक्त आपके सिराएं वेन्स ही लेकर जाती हैं और धमनी शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में जाती है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत था? केवल दो बस गलत था। तो 1 2 3 4 नहीं, केवल दो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा, केवल 2 गलत था भैया। अगला प्रश्न, उत्सर्जन अंग और उसके कार्य, मतलब ऑर्गन और उसके फंक्शन को बताना है। देखते चलते, वृक्क का काम क्या होता है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का निष्पंदन करना, सही है। और इससे बेहतर आंसर है कि वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना, नहीं, ये इसका काम नहीं है, इसके और भाग होते हैं, उसका काम है। तो ये तो सही दिख रहा है मेरे को, पहला वाला ही। ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों का निष्पंदन मतलब फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करता है, सही है। फिर इस फिल्टर वाली चीज को ना किडनी से यूरिन को, जो उसका यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, वहां तक मूत्रवाहिनियां यूरेट्रा ही लेकर जाती है। एक जोड़ी में पाया जाता है यूरेट्रा बोल रहा था, यूरेटर। लंग्स क्या काम करते हैं? CO2 का उत्सर्जन, सही बात है। स्किन क्या करते हैं? पसीने के माध्यम से जल और लवणों, हाँ सही है। तो स्किन स्वेट ही निकालता है, पसीना ही निकालता है, फेफड़े CO2 ही निकालता है, ये वहां तक पहुंचाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर तक, और ये उसी ब्लड से उत्सर्जित पदार्थों को अलग करता है। तो चारों के सामने सामने की सही थे, मतलब A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।
तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो ये याद होने चाहिए किसका क्या काम है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं व्यापम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन अंग का अंश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस? तो किडनी तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अभी मैंने बताया इसी किडनी से जब यूरिया को अलग किया जाता है तो वो यूरेटर के माध्यम से लेकर जाया जाता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, गर्भाशय, यूटेरस, ये तो नहीं होता भैया, ये तो आपके प्रजनन तंत्र में आता है, तो आपका आंसर यही होगा। कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, बिल्कुल सही है, इसी के माध्यम से हम समय समय पर डिस्चार्ज करते हैं यूरिन को, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। गर्भाशय जो होता है उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, वो प्रजनन तंत्र का है। अगला, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम? कोरोनरी धमनी, अभी यही बताया था, ये तो हार्ट को शुद्ध रक्त देता है, यही आपका राइट आंसर हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा। फिर भी देख लो, वृक्क की धमनी, ये तो वृक्क में क्या लेता है? खून को ले जाता है। हेपेटिक सीरा, ये भी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। कैसे? ये कैसे है वृक्क की धमनी सर? अरे अंदर डालेगा तब तो भैया वो खून को छान कर देगा। हेपेटिक सीरा कैसे सर? लीवर में पाया जाता है ना, लीवर क्या कर रहा है? यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है ना। पल्मोनरी सीरा, ये सीरा को सीरा मत करना, ये आप लोग अपने नोट्स में सुधार लेना। ये जब आपको टेलीग्राम में मिलेगा, हमारा टेलीग्राम का नाम है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, उस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करोगे, ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करने के बाद आपको लगातार पीडीएफ वहां पर दी जा रही है। तो ये पल्मोनरी वेन मत करना, आर्टरी करना। क्या करना? आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी भी उत्सर्जन में काम करता है ना भाई। उत्सर्जन करने के लिए CO2 युक्त गैस को कहाँ ले जाता है? फेफड़े में। वेन करोगे तो उल्टा हो जाएगा, वो O2 को लेकर आ रहा है, तो उत्सर्जन का काम नहीं करेगा, तो इसको आर्टरी ही करना। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे सर आंसर इसमें लिख कर दो, तो आपकी मेहनत तो पूरी दब जाएगी जी। मैं आपको हर चीज़ आप PDF भी बना कर दूं, उसमें आंसर ही दूं, तो आप वीडियो थोड़ी ना देखने आओगे। क्या मतलब फिर वीडियो क्लासेस लेने का, आपको एक्सप्लेन करने का? तो इसमें से आपका काम है कि आप आंसर नोट करते चलो, और जब आप उसमें से पढ़ोगे तो उसको मिलाते चलना, और प्रिंट आउट निकाल रहे तो वहीं पर टिक मारते चलना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ठीक, कौन करता है? किडनी स्टोन, किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं, पथरी रोग, उसमें बनता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। सीधा सीधा आंसर याद रखना, क्या? कैल्शियम ऑक्सलेट। जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है ना, तो आपके यूरिन के माध्यम से आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहां पर स्टोर होने लगता है, और फिर बाद में वो पेन करता है, तो बाद में वो पूरे तरीके से पत्थर का रूप ले लेता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट वो यौगिक है, वो कंपाउंड है जो क्या करता है? गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन करता है। किसका? किडनी स्टोन का फॉर्मेशन करता है। अगला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। जब आपको किडनी स्टोन हो जाए, किसी मनुष्य को किडनी स्टोन हो जाए ना, तो उसी को क्या करते हैं? सॉरी, उसको नहीं करते, उसका नाम कुछ और है, चलो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बता देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? तो रेस्पिरेशन से तो नहीं है। ये फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर, छानने का काम। छानने का काम कहाँ होता है? वृक्क में, किडनी में होता है, और किडनी छान कर क्या करती है? उत्सर्जन करती है, तो उत्सर्जन आपका राइट आंसर होता है। पाचन में भी नहीं होता, प्रेशर डायबिटीज में भी नहीं होता, किस में होगा? तो भैया उत्सर्जन में आपका राइट आंसर होता है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके बोमन कैप्सूल के द्वारा। बोमन कैप्सूल में भी कौन? नेफ्रॉन के अंदर की संरचना है ना बोमन कैप्सूल, तो उसी के माध्यम से करते हैं। अगला है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर में, या एस्टिग्मेटिज्म मतलब दृष्टि वैषम्य में, अच्छे से दिखाई नहीं देता, वृक्क की खराबी में, या गठिया में? तो वृक्क की खराबी, किडनी फेल्यूर में ही तो डायलिसिस किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यूरिया का, अब इससे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ आप ऐसे उम्मीद करोगे कि कुछ भी क्वेश्चन दे दे उल जुलूल, तो जो उल जुलूल क्वेश्चन दे सकते थे उसका मैंने आपको कुट में बता दिया। बाकी ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन इसमें आते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता आपका उत्सर्जन तंत्र, ध्यान में रखना। अगला है यूरिया का फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इस, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। तो NH2CONH2 होता है ये, NH2CONH2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 15 का। अगला है, मूत्र में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति किसकी विशेष किस उपस्थिति वाली स्थिति है? ठीक, तो लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति की विशेषता वाली स्थिति क्या कहलाता है? हेमेटोमा, हेमेट्यूरिया, हेमेटेमिस, हेमेटमेसिस, या फिर में से कोई नहीं? तो ये जो कहलाता है ना भैया, ये आपका कहलाता है हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया
यूरिया वर्ड अगर आपको नहीं भी पढ़ता है तो हेमे वर्ड यूज करते हैं हम लोग लाल रक्त कणिकाओं के लिए, हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, तो हेमेट यूज कर सकते हो। और यूरिया कहाँ मिलेगा आपको, किडनी में ही मिलेगा, तो हेमेट यूरिया वर्ड होता है इसके लिए जब क्या होता है आपके यूरिन के साथ ज्यादा मात्रा में आरबीसी के कण घुलने लगे और बाहर एग्जॉस्ट होने लगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेमेट यूरिया। क्या बोलते हैं, हेमेट यूरिया वाली स्थिति कहते हैं। तो आपका हल्का येलो येलो डार्क येलो इस टाइप के कलर में बदल जाते हैं, तो हेमेट यूरिया कहलाता है ये। अगला है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बाइल के कारण, बाइल जूस, इसका रंग भी पीला ही होता है, क्षारी होता है ये। यूरोक्रोम, यूरोबोलिन, कोलेस्ट्रॉल या लस्सी का, लिम्फ, तो लिम्फ तो खुद रंगहीन होता है, क्या रंग देगा, कोलेस्ट्रॉल, ये आपके यूरिन में नहीं मिलता है, ठीक है, ये भी नहीं मिलता, तो मिलेगा क्या, यूरोक्रोम और यूरोबिलिन। मेन यूरोक्रोम का नाम याद रखना, यूरोक्रोम जो होता है ना वो क्या करता है, वो आपके शरीर में जो यूरिन छन रहा है उसके साथ मिलकर उसके रंग को पीला कर देता है। बीमार जब ज्यादा पड़ते हैं तो ये मात्रा बढ़ जाती है, तो यूरोक्रोम पीला कर देता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं, यूरेमिया, एनुरिया, यूरोक्रोमिया या उपयुक्त सभी, तो इसको बोला जाता है यूरेमिया। क्या बोला जाता है, यूरेमिया। जब आपके यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए ना तो इसको बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है, यूरेमिया बोलते हैं, ध्यान में रखना। और फिर स्मेल करने लगता है यूरिन जो रहता है वो। अगला है, बायां गुर्दा दाएं से थोड़ा नीचे होने का कारण क्या है, द रीजन व्हाई द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट इज, तो दायां गुर्दा बाएं गुर्दे से बड़ा है इसलिए। हृदय द्वारा कब्जा कर लिया गया स्थान, हृदय तो कितना ऊपर है आपका, किडनी कहाँ होता है, यहाँ नीचे होता है, रिब्स के साइड में। दाहिनी और यकृत द्वारा कब्जा किया गया स्थान या बायां गुर्दा दाएं गुर्दे से बड़ा होता है, तो दोनों के साइज बराबर होते हैं, अंतर नहीं होता। आंसर होगा आपका राइट सी। कैसे, आपके लेफ्ट साइड में आप देखोगे ना, दाहिनी ओर यकृत द्वारा, राइट साइड में दाहिनी द्वारा यकृत द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्पेस लिया जाता है, और यकृत आपका बढ़ता ही जाता है, तो वो क्या करता है वहां पर स्पेस लेकर आपके राइट वाली किडनी को नीचे कर देता है। दाहिनी ओर यकृत द्वारा कब्जा कर लिया जाने के कारण ये क्या होता है, आपका जो साइज है थोड़ा सा कम ज्यादा दिखता है, बड़ा छोटा दिखता है, या फिर ऊपर नीचे दिखता है। तो यही पूछा था, थोड़ा नीचे होने का कारण क्या है, तो नीचे होने का कारण यही होता है कि वहां पर यकृत है, यकृत उसको नीचे दबा देता है। अगला, किडनी का वजन कितना होता है, 150 ग्राम, 160, 120, 140, तो 140 ग्राम आपका राइट आंसर है। 140 ग्राम, 140 ग्राम आपकी किडनी का वजन होता है। 300 ग्राम आपके हार्ट का वजन होता है, किसका, हार्ट का, हृदय का 300 ग्राम होता है। अगला, कौन सा हार्मोन मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है, विच हार्मोन कंट्रोल्स यूरिन फॉर्मेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये आपके एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एड्रेनलिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या थायरॉक्सिन या इंसुलिन। इंसुलिन तो ब्लड शुगर से रिलेटेड है, थायरॉक्सिन तो आपके थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है, ठीक है, ये शरीर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बढ़ाने का काम करता है, तो हो नहीं सकता। एड्रेनलिन ये आपके अंतर्गत रोमांच उत्पन्न कर देता है, किसी काम को करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे, तत्पर रहोगे, ये होगा। तो आपका राइट आंसर बचता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नहीं समझ में आता, यूरे वर्ड दिख गया, यूरिया वर्ड दिख गया ना, वो सब किडनी से ही रिलेटेड रहेंगे। यूरे वर्ड, यूरिया वर्ड, यूरेटिक वर्ड, सब के सब किससे से रिलेटेड रहेंगे, आपके किडनी से रिलेटेड रहेंगे। तो ये जो होता है ये हार्मोन मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, अगर ये शरीर में बढ़ जाए, ज्यादा मात्रा में बने, तो आपका जो यूरिन होता है वो गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, गाढ़ा, और आपका जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। लेकिन यही कम मात्रा में बने तो आपका यूरिन जो हो जाता है वो पतला हो जाता है, और आपका जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और दोनों ही घातक स्थिति है भाई। यूरिन पतला का मतलब है कि अच्छे से छन नहीं पा रहा है वो, और यूनिक गाढ़ा का मतलब है कि ब्लड से जो अच्छे पदार्थ हैं वो भी छन कर बाहर निकल जा रहे हैं। तो दोनों ही घातक स्थितियां होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको रेगुलेट कौन करता है, तो प्यूट्रिक ग्लैंड, आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो इसको रेगुलेट करती है। अगला है, वृक्क में कौन सी नलिका जल और लवण का पुनः अवशोषण करती है, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, हेनले की लूप, मूत्रवाहिनियां। अगर ऑप्शन में बस बोमन कैप्सूल दिखता, ये नहीं दिखता ना, तो आपका राइट आंसर ए होता। लेकिन यहाँ पर क्या उपस्थित है, आप हेनले की लूप, ये हेनले की लूप ही बोमन कैप्सूल के अंदर का हिस्सा है, और यही मेन काम करता है किसका, अवशोषण का। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बोमन कैप्सूल के अंतर्गत और भी सारी चीजें हैं। बोमन कैप्सूल का एक भाग होता है आपका ग्लोमेरुलस, तो बोमन कैप्सूल आंसर नहीं ले सकते आप। क्यों, क्योंकि ये बोमन कैप्सूल का भैया सामने का हिस्सा ये हो गया, और हेनले की लूप आंतरिक हिस्सा है, ये तो पूरा छान के दे रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, उसी का अवशोषण कर। तो हेनले की लूप आपका राइट आंसर होगा, हेनले की लूप। अगर नहीं है ऑप्शन में तब आप बोमन कैप्सूल को आंसर लोगे। अगर हेनले की लूप ऑप्शन में नहीं तब बोमन कैप्सूल आपका राइट आंसर होगा, अदरवाइज हेनले की लूप को ही आपको याद रखना है।
जो ग्लोमेरुलस हर चीज को छान देता है ना, वो हर चीज में से जो और अच्छे पदार्थ होते हैं रीअब्जॉर्प्शन का कार्य कर लेता है। कौन? हेनले की लूप, जो कि कहाँ पाया जाता है? बोन कैप्सूल में। अगला है नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त निस्पंदन करता है, मतलब ब्लड को कौन फिल्टर करता है? डिस्टल नलिका, ग्लोमेरुलस, हेनले की लूप या मूत्रवाहिनियां? तो क्या बोल रहे हैं? स्पंदन, फिल्टर करने का। तो भैया कौन कर रहा था? डिस्टल नलिका ये तो नहीं होता, ग्लोमेरुलस ये छान रहा था, और हेनले की लूप क्या करता है? एब्जॉर्प्शन कर रहा था। इन्हीं दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, अभी मैंने बताया है। तो छानने का काम ग्लोमेरुलस का है, सबको छान देगा ये। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन का काम हेनले की लूप का होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोमेरुलस। और यूरेटर क्या है? ये नली प्रोवाइड करता है यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर तक का, मूत्र को स्टोर करने के लिए। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का संकेत देती है? ये अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इतना तो पता होना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को कि अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है, शर्करा की मात्रा बढ़ जा रही है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह, हाइपरटेंशन, किडनी स्टोन या लीवर सिरोसिस। ठीक है, लीवर सिरोसिस क्या होगा? अब ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, किसी को नहीं भी पता होगा ना तो 2-4 बार तो उस वर्ड का मैंने यूज ही कर दिया आपको बता कर कि भैया क्या हो सकता है। हिंदी में भी उस नाम को बोला, इंग्लिश में भी नाम को बोला, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 24 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको आंसर बताना है, ध्यान में रखिएगा। 24 का आंसर आपको बताना है। पिछले क्लास का हम लोग कुछ आंसर ले लेते हैं जो आप लोगों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो लगातार आप लोग भी जुड़े रहोगे ना क्लास के साथ, तो बढ़िया लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं हमारे क्लास के साथ, तो जुड़ रहे हैं, कमेंट उनके आ रहे हैं। और नहीं करते ना तो फिर भाई ऐसा लगता है कि फिर मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आप ही लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हो। तो क्लास के साथ जुड़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और देखते बहुत लोग हो लेकिन लाइक बहुत कम होते, लाइक भी अच्छे से किया करो। ठीक है, चलो 42 का डी फिरिंग्स सही है। फिरिंग्स उसका राइट आंसर था। 42 का डी। संजीता या संजीत जो भी नाम है आपका, संजीता ही नाम है मेरे ख्याल से, आपने सही आंसर दिया है। भानु प्रताप जी ने भी सही आंसर दिया है। मीनू जी ने भी इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, 16वें का क्वेश्चन HCl, 16वें क्वेश्चन में आंसर HCl आना था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही था। उपेंद्र जी ने दिया है, मोनिका जी ने इसका आंसर दिया है। 48 का बी यहाँ पर फ्लाइंग गिरी जी ने दिया है। ठीक है, 16 का HCl, ठीक, बहुत लोगों ने दिया है। सुमन जी ने भी दिया है, संतोषी जी ने भी दिया है। लार्ज इंटेस्टाइन मीनू जी ने बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका बी का, जो 48 का था बी। तो लार्ज इंटेस्टाइन भूमिका जी ने भी बताया, सुमन जी ने HCl बताया। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया था, आप ही लोग के रिपीटेडली नाम आ रहे हैं। दीपिका जी एक नया नाम आया, मिथिलेश जी ने बताया। तो इसी तरीके से क्लास के साथ जुड़े रहना। ममता जी ने भी इन सभी का जवाब दिया, और आप सभी का सही आंसर है। 16वें का HCl ही होगा, 42 का फेरिंग्स ही होगा, और 48 का लार्ज इंटेस्टाइन ही होगा। तो जिनको नहीं पता था यही आंसर होते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से क्लास के साथ जुड़े रहो। ठीक है सर, 4 बजे शेड्यूल थोड़ा सा नहीं बन पाता, इसलिए लाइव क्लासेस जो आप ऐप पर बोल रहे हो मेरे ख्याल से वो नहीं ले पाते हैं। ठीक है, झूठा दिलासे नहीं देते जी। वो किसको मालूम था, एक बताइए मुझे कि किसको मालूम था, जितने लोग भी पढ़ाते होंगे यूट्यूब पर या कैसा भी कोर्स, किसको मालूम था कि इस लेवल का ये इस पैटर्न में व्यापम दे देगा। फिर भी हम लोगों ने एक अपर लिमिट तक सेट किया था कि यहाँ तक तो हम पढ़ाएंगे, यहाँ तक तो आपको पहुंचाएंगे। और केवल आप एक तर्ज पर कि कंप्यूटर में उठपटांग क्वेश्चन आ गए हैं, उसके बेसिस पर आप सारी चीज़ों को नहीं बोल सकते। अगर करंट अफेयर आपके लिए घातक था ना, वो मेरे लिए भी घातक था एक टीचर के वाइस पर, और एक सारे जो टीचर की लॉबी होती है, सारे जो स्टूडेंट की लॉबी होती है, सबके लिए वो घातक है। तो खिलवाड़ आपके साथ नहीं हुआ, सभी के साथ हुआ। तो झूठा दिलासा हम लोग नहीं देते। हमको क्या मिलेगा झूठा दिलासा देके? क्या मिलेगा? यूट्यूब पर झूठा दिलासा दे के कुछ अर्जित हो जाएगा? कुछ अर्जित नहीं होता। हम लोग तो आपका भला ही चाहते हैं। ठीक है, और आपका भरोसा अभी तक फिर भी हमारे साथ है, तो वो सबसे बड़ी बात है। ठीक, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो झूठा दिलासा नहीं देते, कोई भी टीचर झूठा दिलासा नहीं देते। केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी टीचर, उनका स्तर छोटा हो या बहुत बड़ा हो, सब आपके भला ही चाहते हैं। वो तो ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि हम जो पढ़ें उससे बाहर ही पहुंच जाए या बाहर आ जाए। ठीक, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ये आपको बताना है। चलो 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र बनते समय खाली स्थान में परा निस्यंदन को बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस।
पेरिस्टैलिसिस, पेरिस्टैलिसिस मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो बताया था ना उसी के समान समझो, एकदम सूक्ष्मता से क्या करना, छानना, सूक्ष्मता से छानना ही पेरिस्टैलिसिस कहलाता है। और ये कौन करता है, और सूक्ष्मता से छानने का मतलब क्या भैया, छान तो ग्लोमेरुलस भी था, लेकिन ग्लोमेरुलस क्या कर रहा था, सबको छान दे रहा था, लेकिन एक सेंसिबल तरीके से छानता है आपका बोमन संपुट, और बोमन संपुट में भी हेनले की लूप। तो ये बोमन संपुट का काम होता है परानिस्यंदन करने का, पेरिस्टैलिसिस करने का, सूक्ष्मता से उसको छानता है और एब्जॉर्प्शन वाली चीजों को अलग कर लेता है। तो पैरानिस्यंदन का काम आएगा आपका बोमन संपुट। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है किसके नीचे स्थित होता है, वृक्क, अंडकोश जो टेस्टिकल होता है, या ब्लैडर या शिश्न, किसके नीचे ये पाया जाता है, जो आपका टेस्टिकल होता है। ये टेस्टिकल से संबंधित बीमारी भी होती है बुजुर्गों में, तो ये आपके ब्लैडर के नीचे पाया जाता है। कहां पर, ब्लैडर, मूत्राशय के नीचे ही स्थित होता है। जब बुजुर्ग होते जाते हैं ना तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका सूज जाता है, सूजन आ जाता है उसमें। अगला है प्रत्येक किडनी एक, तो यही पूछा था प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे स्थित होता है, ब्लैडर के नीचे स्थित होता है आपका। अगला है प्रत्येक किडनी एक पतली पेशी नली द्वारा वृक्क श्रेणी से जुड़ा हुआ रहता है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, ईच किडनी इज कनेक्टेड टू द रीनल पेल्विस बाय अ थिन मस्कुलर ट्यूब, व्हाट इज दिस ट्यूब कॉल्ड, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या यूरेथ्रा। तो भैया स्ट्रक्चर बना के समझाओ ना तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये आपकी किडनी होती है, एक जोड़ी में पाई जाती है, यहाँ दो ऐसे नली निकलती है, ये एक ब्लैडर में जाकर ऐसे क्या होती है, ये ब्लैडर में जाकर रुकती है, और ब्लैडर से फिर एक और नली निकलती है, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, ये आपके किडनी कहलाते हैं, ये आपका कहलाता है यूरेटर। और इसी के बारे में पूछ रहा है, वृक्क से निकलती है और पतली नली वृक्क के द्वारा श्रेणी से जुड़ती है, तथा इस ट्यूब को क्या कहते हैं हम लोग, किडनी, यूरेटर या ब्लैडर या यूरेथ्रा। तो आपका यूरेटर कहलाता है, यूरेटर, ये पतली नली जुड़ी रहती है, जो आगे जाकर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में आपका जाकर मिलता है, और यहाँ से फिर यूरेथ्रा मूत्र मार्ग निकलता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो किडनी होता है पहले पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर यूरेटर होता है, यहाँ से इसमें जाते हैं ब्लैडर में, और यहाँ से फिर बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा होता है। ठीक, ये ध्यान में रखना। और इसमें से खून आने जाने के लिए ना यहाँ पर एक धमनी और सीरा से दोनों से मिला हुआ रहता है, ठीक है, जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के माध्यम से वृक्क के अंतर्गत क्या होता है, खून जाता है छन्ने के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था, क्या था, यूरेटर। अगला प्रश्न, उन अंगों का नाम बताइए जो मानवों में उत्सर्जन तंत्र को बनाए रखता है। दो वृक्क बिल्कुल होते हैं, 2 यूरेटर्स अभी मैंने बताया होते हैं, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा बिल्कुल होते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक था, हाँ सभी होते हैं, तो एक में से अधिक, एक से अधिक का मतलब होता है उपयुक्त सभी, ये भी बोल सकते हो आप। तो एक से अधिक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आजकल ना उपयुक्त सभी देने की जगह, ऑल ऑफ द अबो देने की जगह ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मोर देन वन ऑफ द अबो, तो ये राइट आंसर होता है अगर एक से ज्यादा सही हो रहा है तो। अगला है, अगर हो सकता था ये दो सही हो गए, एक गलत हो गया, ये दोनों सही हो गए, ये गलत हो गया, तो भी आप यही आंसर लोगे, एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक आंसर सही हो रहा था ना, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज, तो मूत्राशय के द्वार को किस रूप में जाना जाता है, यूरेथ्रा। ब्लैडर आगे किसमें खुल रहा था, आपके यूरेथ्रा में खुल रहा था, तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बोमन संपुट की उपकला कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ये आपके लिए नया पॉइंट हो सकता है, जो मेरे से पढ़े हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी नोट कर लेना। व्हाट आर द एपिथिकल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल कॉर्ड। सर ये नया पॉइंट है, क्यों नहीं पढ़ाए थे, किसी के मन में आएगा सर कुछ ऐसे पढ़ाते हुए आप क्लास जिसमें नए पॉइंट आ जाते हैं। भाई सब चीज पढ़ाने का नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं जो आपके सिलेबस के बाहर के रहते हैं, ये ऐसा है। ये आप विशेष में उपकला कोशिका ये सब पढ़ते हो ना, ये सब आप बायो में जब ग्रेजुएशन करने जाओ, ये 12th स्टैंडर्ड का पढ़ो ना, तो अब आपको मिलता है 12th स्टैंडर्ड में ग्रेजुएशन में, तब आप ये सबको पढ़ोगे। आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं पाया जाता। आपके रेलवे में जब पूछता तो 10th स्टैंडर्ड का साइंस लिखा होता है, 12th कभी लिखा जाता है किसी किसी जगह पर, किसी एग्जाम में, जैसे कि एनटीपीसी का होगा, तो वहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चन बस रहेंगे जो थोड़े से ऑड इवन रहेंगे, बाकी सारे आपके सिलेबस के अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंतर्गत ही रहते हैं। तो ये है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो व्हाट आर द एपिथिकल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल कॉल्ड, पोडोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, बोसोफिल्स। और ऐसे ऑप्शन देते भी है ना, ये क्वेश्चन उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसे दिए, जैसे लिम्फोसाइट मैंने बताया तो भैया डब्ल्यूबीसी का आपको पहले ही चल गया, बोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, बोसोफिल्स डब्ल्यूबीसी, आंसर क्या पूछा, पोडोसाइट। आपको नहीं भी पता होता तो आंसर ले सकते थे आप, पोडोसाइट या राइट आंसर होगा। अगला है, सामान्य ग्लोमेरुलस निस्पंदन दर कितना होता है, मतलब जो फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, GFR बोलते हैं इसको, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये जो आपका एक्चुअल में होता है वो 125 मिलीलीटर पर लीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 125 मिलीलीटर
पर लीटर के अंतर्गत। सर ये ml भी आ रहा है और लीटर भी आ रहा है, ये क्या बात हो गई? ये बात ऐसे हो गई कि आपका जो प्रति लीटर खून होता है ना, उसमें से 125 ml ये क्या करता है? फिल्टर करने का प्रोसेस करता है। ये उसका प्रोसेस रेट होता है 125 ml निकालने का। अब ये जो निकालता है ना, ये आपका स्वस्थ है, अच्छे से काम कर रहा है आपका किडनी। अगर 60 से कम हो जाएगा, ये 60 से कम हो गया ये रेट, 60 ml पर लीटर से कम हो गया, से कम, तो किडनी में खराबी है, किडनी आपका खराब है। क्या है? किडनी खराब नहीं बोलेंगे, बीमार है समझो। किडनी क्या है? आपका बीमार है, आपको कोई ना कोई प्रकार की बीमारी होगी किडनी की, तो इसलिए 60 से कम हो जाएगा। लेकिन यही अगर 15 से कम हो जाए, 15 क्या, 15 ml पर लीटर से कम हो जाइए आपका फिल्ट्रेशन रेट, 15 ml पर लीटर से कम हो जाए, तो ये क्या होता है? किडनी फेल। तब किडनी फेल बोलेंगे आपका, किडनी फेल। किडनी फेल मतलब क्या? आपका जो प्रति लीटर खून से ये 15 ml भी नहीं निकाल पा रहा है अपशिष्टों को, तो किडनी फेल है। 60 से कम निकाल रहा है तो किडनी बीमार है। 60 से ऊपर और बेस्ट कितना होता है? 125, ये बेस्ट है स्वस्थ मनुष्य में। तो सर 70-80 होगा तो किडनी खराब होने की ओर जा रहा है, किडनी खराब होने की ओर जा रहा है, उसमें किसी न किसी प्रकार की आपकी बीमारी आ रही है, तो ये ध्यान में रखना। इनमें से कौन नेफ्रॉन्स के प्रकार है? नेफ्रॉन के कौन कौन से प्रकार? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेफ्रॉन? तो कार्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन या पेरिट्यूबुलर नेफ्रॉन? ए और बी दोनों। जब नहीं पता हो ना, ऐसे ए बी वाले ऑप्शन दिखते हैं, यही राइट आंसर होता है 95% केस पर। 5% में हमारा गलत हो गया तो सर 95% आपके हाथ में है ना। आपको ये आंसर नहीं पता था, आपको मान के चलो तुक्का लगाना होता, तो भैया ऐसे आंसर को तुक्का मारना, मैं तुक्का मारना भी आपको सिखाते चल रहा हूँ, कैसे डील करना एग्जाम में ये भी मैं सिखाते चल रहा हूँ। ये ज्यादा आंसर सही होने के ज्यादा चांसेस है। तो जिसका चांस ज्यादा है उसी की ओर जाओगे क्या, कि कम वाले की ओर चले जाओगे? ज्यादा क्यों ना, तो ए और बी सही होंगे। और वाकई में ए और बी सही है। जो इसके नेफ्रॉन के प्रकार होते हैं वो कार्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहलाते हैं। तो याद रखना ना, कार्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े भी होंगे, ये पॉइंट नया था तो आप नोट कर लेना, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एंड कार्टिकल नेफ्रॉन। अगला है, प्रत्येक मानव गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है? तो नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 से 10 लाख बोला, मिलियन में बोला है, तो 1 मिलियन कितना होता है भाई? 10 लाख ही तो होता है, तो 1 मिलियन ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, 10 मिलियन नेफ्रॉन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 10 लाख यार, मिलियन नहीं, 10 लाख, 1 मिलियन पाए जाते हैं। लाल भूरे रंग के सेम के आकार का अंग है जो कशेरुक और अकशेरुकी जीवों में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द रेडियस ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन फाउंड इन वर्टेब्रेट्स एंड सम इनवर्टेब्रेट्स इज कॉल्ड पेनक्रियास, किडनी, लीवर, नेफ्रॉन। कमेंट करके बताना 34वां का आंसर क्या होगा। इतना तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है। अगला है, मानव शरीर में फेफड़े किस पदार्थ का निष्कासन करते हैं? विच सब्सटेंस इज रिमूव्ड बाय द लंग्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो उत्सर्जन का काम ना केवल आपका यकृत नहीं करता, सॉरी यकृत बोलता, केवल आपका वृक्क नहीं करता, किडनी बस नहीं करता है, आपका यकृत भी करता है। कैसे सर? यकृत क्या करती है? अमोनिया को यूरिया में बदला कि नहीं बदला? उत्सर्जन का काम कर रहा है। ठीक, ध्यान में रखना। दूसरा चीज, आपका जो फेफड़ा है वो भी कर रहा है उत्सर्जन का काम। कैसे सर? CO2 आप बाहर छोड़ रहे हो ना, उत्सर्जन है। तीसरा चीज, आपका स्किन भी उत्सर्जन का काम कर रहा है, पसीना निकाल रहा है, उत्सर्जन है। सेबेसियस ग्लैंड यहाँ नाक के कोनों पर पाया जाता है, पसीना टाइप का निकलता है, तैलीय पदार्थ, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। तो ये सब सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं, याद रखना। बिग इंटेस्टाइन क्या होता है? वहां पर मल द्वार रहता है ना, रेक्टम में। रेक्टम में क्या रहता है? आपका अपचा भोजन क्या रहता है? स्टोर रहता है, और एनस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। लेकिन कैसे सहायक? मेन क्या है? प्रमुख क्या है? तो प्रमुख आपका रेक्टम भी आता है, बड़ी आदमी मुख्य में आता है, क्योंकि वो बाहर आपके टॉयलेट को डिस्चार्ज करने के काम आता है। तो ध्यान में रखना। उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन इकाइयों का नाम बताया। अच्छा, इसके बारे में नहीं बताया क्या? बता दिया। फेफड़े का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। अगला क्या है? मानव में उत्सर्जन के निस्पंदन इकाइयों का नाम बताइए। मूत्रवाहिनियां। निस्पंदन मतलब क्या भैया? फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्टर कौन करता है? यूरेटर, ये तो फिल्टर वाले को बाहर ले जाता है। नेफ्रोसाइट्स हो जाएगा, इसी को नेफ्रोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन भी बोलते हैं। नेफ्रॉन और नेफ्रोसाइट्स एक ही चीज है ना, ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बनता है ना नेफ्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोसाइट। तो एक ही चीज होते हैं। नर्वस सिस्टम, न्यूरोसाइट तो ये होता ही नहीं है। यूरेथर, ये तो बाहर निकालने का माध्यम है। फिल्टर कौन करता है? नेफ्रॉन या नेफ्रोसाइट, विकाणु। अगला है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। निकलते लगभग सभी चीजें। मेन होता है आपका यूरिया। ये यूरिया ही आपके शरीर से बाहर किया जाता है।
तो मुख्य उत्पाद यूरिया होता है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, किडनी ट्यूब में क्या मौजूद होता है आपका, कॉलमनर एपिथेलियम, पेरेन्काइमा एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसमें होता है क्यूबोइडल, क्या क्यूबोइडल एपिथेलियम मौजूद होता है आपके गुर्दे के आंतरिक भागों में। आंतरिक भागों की जो नलिका होती है ना, नलिका की परत में क्या मौजूद होती है, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम मौजूद होती है। एपिथेलियम आपका ऊतक होता है, उपकला ऊतक बोलते हैं इसको। अगला है लिथोट्रिप्सी। क्या है लिथोट्रिप्सी, जब किडनी में स्टोन बन जाता है ना, उस स्टोन को तोड़ने का जो काम होता है वो उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। तो गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना, ये क्या कहलाता है आपका, लिथोट्रिप्सी कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। याद रख लेना, रट लेना, कहीं पूछा जाए तो आपके काम आ जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस उत्सर्जन तंत्र का, जो दिया है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। तो लिथोट्रिप्सी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वृक्क से वे उत्सर्ग अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस जाता है। तो धमनी से तो भैया स्वच्छ रक्त थोड़ी जा रहा है, स्वच्छ रक्त आता है वृक्क में, और जो फिल्टर होकर जाता है वो सीरा से जाता है, वृक्क की सीरा, रीनल वेन्स से जाता है, रीनल आर्टरीज से नहीं जाता। रीनल आर्टरीज से शुद्ध खून आता है, शुद्ध खून कौन सा वाला, O2 युक्त, लेकिन उसमें अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। तो अशुद्ध खून बोलेंगे किसके लिए, वृक्क के लिए, अपशिष्ट पदार्थ युक्त खून आता है। और जो फिल्टर के पास पश्चात अपचयन के पश्चात जो स्वच्छ रक्त जाता है वो धमनी से नहीं सीरा से जाता है। तो पहला तो गलत है आपका। दूसरा, बोमन संपुट से निस्पंदित मतलब फिल्टर्ड जो लिक्विड होता है लघु कोशिकाओं से गुजरता है, स्मॉल कैपिलरी से या फिर जो भी होते हैं ट्यूब से, उससे गुजरते हैं, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है तथा वृक्क की सीरा में रक्त के पास वापस भेज दिया जाता है। तो ये सही है। रीनल जो आपका वेन होता है उसके माध्यम से हम लोग बाहर भेजते हैं, ये भी सही है। ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या था, सबको छान दे रहा था, यूरिया के साथ साथ सबको छान दे रहा था। उसको कौन करता है, हेनले लूप एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पाया जाता है, बोमन संपीट में। तो ये तो पूरा पॉइंट सही है। तो कौन सा कथन सही है बोला, तो पहला तो गलत है, तो केवल 2 आपका राइट आंसर होगा, ओनली 2। यहां पर क्या गलत बात हो गया, यहां पर गलत बात हो गया, वृक्क की धमनी से वापस जाता नहीं जाता, सीरा से ही वापस जाता है। और ये पॉइंट इसको कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाला, इसको इन्वर्ट करने वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, वृक्क की सीरा से रक्त को वापस भेजा जाता है, जो कि सही आंसर होता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल बी, ओनली 2। तो ये था भैया आपके 40 क्वेश्चन उत्सर्जन तंत्र से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, लगातार क्लास के साथ बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को परचेस कर लेना। ठीक, जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर देना, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, कमेंट आपको कैसा लग रहा है वो जरूर बताना। आपके अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, उनको देखकर हम लोग उत्साहित महसूस होते हैं। जिनमें से किसी एक ने कहा था कि सर बहुत अच्छा आपका क्लास लगता है, लगातार मैं इस क्लास के साथ बने रहती हूँ, तो बहुत अच्छा ये लगता है फीलिंग हम लोग को। तो इस प्रकार से आप लोग हमारा आत्मबल बढ़ाते रहिएगा, मनोबल बढ़ाते रहिएगा, ताकि हम लोग आपके लिए और डेडिकेटेड होकर सारी चीज़ों को करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।